Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेईई 2018 के टॉप 25 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम विद डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एज। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर का जो है हमारा स्टैंडर्ड, या इसको बोलते हैं मॉड्यूलर साइज। स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज है वो हमारा 19 बाई 9 सेंटीमीटर का होता है। अगर ये कह दे कि जो इसका नॉमिनल साइज है वो कितना होता है, नॉमिनल साइज है वो हमारा होता है 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में जो मसाला है उसको और ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारा नॉमिनल साइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम क्लीन इज कॉल्ड। जो हमारा क्विक लाइम होता है वो क्लीन से निकलने के तुरंत बाद क्या कहलाता है? वो हमारा लंप लाइम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम क्लीन इज कॉल्ड लंप लाइम। जो क्लीन से निकलता है उसके निकलने के तुरंत बाद जो हमारा वो होता है लाइम, वो हमारा लंप लाइम कहलाता है। क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम कॉल्ड लंप लाइम, इट इज मोर ससेप्टेबल टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तीसरा प्रश्न कह रहा है हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। तो यानी कि जब हम सीजनिंग करते हैं टिम्बर की, उससे हमको क्या सहायता होती है, उसके क्या लाभ हैं? इट इंक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर नॉट। ये जो है टिम्बर का वेट इंक्रीज नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर। तो यानी कि ये हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देती है। ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ओनली ऑन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि जो सीजनिंग है वो हमारी टिम्बर से सैप निकालने की क्रिया जो है वो हमारी सीजनिंग कहलाती है। तो इससे जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, जबकि जो इसका जो वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सीजनिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मॉइस्चर फ्रॉम द टिम्बर एज द रिजल्ट ऑफ सीजनिंग वेट ऑफ टिम्बर डिक्रीज एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज। यानी कि जो हमारा सीजनिंग है वो हमारा मॉइस्चर निकालने की क्रिया जो सीजनिंग कहलाती है, और इससे क्या होता है कि जो वेट है टिम्बर का वो डिक्रीज हो जाता है और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो इसमें जो टिम्बर का जो सीजनिंग की जाती है वो इसके जो सैप है वो लगभग 12% तक डिक्रीज हो जाना चाहिए। 12% से कम हम मॉइस्चर कंटेंट नहीं करते, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% तक रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमन एज। तो जो डक्टिलिटी ऑफ बिटुमन है वो हमारी लेस देन दैट ऑफ टार। जो टार होता है उससे हमारी जो डक्टिलिटी है बिटुमन की वो कम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमन इज 75 वाइल टार है मोर देन द बिटुमन। तो जो बिटुमन की डक्टिलिटी है वो हमारी 75 होती है मिनिमम, और जबकि जो टार होता है इसकी 75 से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। जो पेनिट्रेशन टेस्ट है बिटुमन पर वो किसके लिए किया जाता है? तो बिटुमन की ग्रेड निर्धारित करने के लिए हम बिटुमन पर पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिट्रेशन टेस्ट इज डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ बिटुमन। 6 क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टजाइट एज है। जो क्वार्टजाइट है वो हमारी क्या है? जो क्वार्टजाइट है वो हमारी सिलिशियस रॉक में आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वार्टजाइट इज ए सिलिशियस रॉक। क्वार्टजाइट इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ सिलिशियस रॉक एंड 4 कैलकेरियस रॉक, कार्लिन, आइलाइट एंड मोंटमोलोनाइट आर प्रेजेंट मटेरियल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्किनेशन ऑफ। जो पीओपी है वो हमारी जिप्सम के कैल्किनेशन से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन कैल्किनेशन ऑफ जिप्सम द एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिमूव एंड इट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कैल्किनेशन होती है इसमें जो जिप्सम का एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हमारा कम हो जाता है, और जो मटेरियल प्राप्त होता है वो हमारा पीओपी कहलाता है, जो कि हमको पीओपी मिल जाता है जिससे। 8 क्वेश्चन कह रहा है ए ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू। जो ब्रिक मशीनरी है वो किसमें फेल हो सकती है? रप्चर अलोंग द वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल्स। अगर जो बॉल है उसमें पुअरली बॉन्डेड वर्टिकल जॉइंट है तो उसके रैप्चर के कारण जो है हमारी ब्रिक मशीनरी फेल हो सकती है। तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है शेयरिंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन।
अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग अगर शेयरिंग हो रही है तो भी हमारी क्या ब्रिक मशीनरी फेल हो जाएगी। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, अगर ओवरलोडिंग करते हैं हम अगर बॉल पर तो हमारी क्या होगी, क्रशिंग हो सकती है, जिसके कारण जो ब्रिक मशीनरी फेल हो सकती है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी अगर कोई एक कारण होगा तो जिससे क्या है कि हमारी ब्रिक मशीनरी फेल हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी ऑफ दीज। ब्रिक मशीनरी बीक अबाउट poorly bonded vertical joint shearing along horizontal plane and sometime crushed by overloading। तो जो ब्रिक मशीनरी है वो हमारी बीक होती है पुअरली बॉन्डेड वर्टिकल जॉइंट में और शेयरिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और कभी कभी क्या होता है कि क्रशिंग के कारण भी हमारी जो बॉल है वो फेल हो जाती है ब्रिक की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है। तो पहला कह रहा है एक्सेस ऑफ एल्युमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। तो ये ऑप्शन गलत है। जो एल्युमिना की अधिकता के कारण ब्रिक क्या है, ब्रिटल होती है और वीक होती है, नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एक्सेस ऑफ एल्युमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हमारी एल्युमिना की मात्रा ब्रिक में अधिक होगी तो ब्रिक क्या है कि जब सुखाएंगे उसको तो उस पर क्रैक पड़ जाते हैं। सुखाने पर क्या होता है कि जो ब्रिक होती है उस पर क्रैक आ जाते हैं। एंड तीसरा दे रखा है एक्सेस ऑफ एल्युमिना इन द क्ले लीव्स हाई पाउडर डिपोजिट ऑन दी ब्रिक। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड चौथा ऑप्शन जो है वो दे रखा है एक्सेस ऑफ एल्युमिना इन द क्ले इम्प्रूव्स इम्प्रेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ दी ब्रिक। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एल्युमिना है वो ब्रिक में एज ए प्लास्टिसिटी कार्य करता है और अगर इसकी जो अधिकता हो जाएगी तो ब्रिक में सुखाने पर क्या है कि उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो जो ब्रिक में जो ब्रिक होती है उसमें जो एल्युमिना की मात्रा है वो 17 से 25% के बीच में होती है। 10 क्वेश्चन कह रहा है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कम्पेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज। तो हमेशा मोर होगी। अगर 150 mm के स्थान पर हम क्यूब जो है वो हम 100 mm का लेंगे तो जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज़्यादा आएगी। ऐसा इसलिए आएगी क्योंकि जो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो 100 mm का क्यूब रहेगा और 150 mm का क्यूब रहेगा तो इसमें जो 150 mm का क्यूब रहेगा इसकी एरिया जो ज़्यादा आएगी। तो एरिया अगर ज़्यादा होगी तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम होती है, क्योंकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अप्लाइड लोड अपॉन एरिया। अप्लाइड लोड अपॉन एरिया होता है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर एरिया बढ़ेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घटेगी और अगर एरिया घटेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इस कारण से भी ये कारण होता है। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द स्मॉलर द साइज ऑफ क्यूब इट्स मोर क्लोज टू इट्स पेरेंट जियोमेट्री। 11 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट। तो जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है ये हमारा एक रफ एस्टिमेट है तो ये मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट नहीं होगा। क्यूब रेट एस्टिमेट ये भी एक रफ है तो ये भी गलत हो जाएगा। डिटेल्ड एस्टिमेट है ये हमारा एक एक्यूरेट जो है वो एस्टिमेट होता है तो ये हमारा मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट हो जाएगा। इसमें जो है जो एरर आने के चांस है वो कम रहते हैं। जो हमारा जो कॉस्ट होती है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली के समथिंग ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नाउन एज। किसी भी बिल्डिंग का फेयर प्राइस ज्ञात करना उसका वैल्यूएशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नाउन एज वैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जो है वो बी आंसर हो जाएगा। टू फाइंड फेयर प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टीज इट नीड्स वैल्यूएशन। 13 क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एट एंड ऑफ द यूजुअल लाइफ इज नाउन एज। तो वह वैल्यू जो किसी स्ट्रक्चर के खड़ी स्थिति में उसकी जो लाइफ है वो खत्म होने के बाद क्या कहलाती है, तो वो हमारी सैल्वेज वैल्यू कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सैल्वेज वैल्यू यानी सैल्वेशन वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या सैल्वेशन वैल्यू एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब हमारी बिल्डिंग है वो ध्वस्त नहीं की गई है, खड़ी स्थिति में है, उस टाइम जो उसकी जो वैल्यू कहलाएगी वो हमारी सैल्वेशन वैल्यू कहलाएगी। और अगर इसको हम तोड़कर इसमें खर्च हुए तोड़ने का खर्चा निकाल दें उस टाइम जो हमको कॉस्ट मिलेगी वो हमारी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। विदाउट डिसमेंटल द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नाउन एज सैल्वेज वैल्यू एंड आफ्टर डिसमेंटलिंग इज नाउन एज स्क्रैप वैल्यू। यानी जब तक हम उस बिल्डिंग को तोड़ेंगे नहीं तब तक की जो वैल्यू हमारी सैल्वेज वैल्यू कहलाएगी और जब हम उसको तोड़ देंगे तो उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। तो ये हमारी क्या स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो जब हमारी कोई बिल्डिंग है उसको तोड़ने के बाद उसको बेचने के बाद जो हमको रुपए मिलता है वो जो कॉस्ट होती है, जो वो वैल्यू होती है, वो हमारी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। 15 क्वेश्चन कह रहा है द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल विद सेंटर लाइन डायमेंशन इज आउटर वॉल एज 14.7 मीटर इंटू 9.7 मीटर। द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.3 मीटर। वाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग। तो हमको इसमें क्या कह रहा है कि फ्लोर एरिया बताना है। ये तो कोई रेक्टेंगल बिल्डिंग है और उसकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 14.7 मीटर बाई 9.7 मीटर दे रखी है। तो इसमें कह रहा है कि जो फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग है वो हमको ज्ञात करना है। तो फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 14.7 प्लस के 0.3, जो 0.3 मीटर है वो हमारी 0.15 एक साइड की वॉल की थिकनेस आएगी, 0.15 जो है वो एक साइड की वॉल की थिकनेस आ जाएगी। तो हमारी जो आउटर आ जाएगी वो आ जाएगी 14.7 प्लस के 0.3, ये हमारा आउटर टू आउटर डिस्टेंस आ जाएगी। और इनटू में हो जाएगा 9.7 के और प्लस के 0.3। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो 9.7 है वो सेंटर टू सेंटर है और हमको जो फ्लोर एरिया निकालनी होती है वो हमारी आउटर टू आउटर होती है। इसमें वॉल का डिडक्शन होता नहीं है। तो जो डिस्टेंस दे रखी है उनको सेंटर टू सेंटर दे रखी है, इसमें 0.3 प्लस के ऐड हो जाएंगे, 0.15 एक साइड का, 0.15 दूसरी साइड की वॉल का। तो ये हमारा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसका नन ऑफ दी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है इफ द बिल्डिंग is not specified for the lintel in the estimation it is usually take as। यदि किसी लिंटल की हमको वैल्यू जो है वो वेरीफाई नहीं की कर रखी है, यानी कि दे नहीं रखी है, तो हम उसको कितना लेंगे। तो वो हमारी जो थिकनेस ऑफ लिंटल है वो सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। जो मिनिमम थिकनेस लेंगे हम लिंटल की वो लेंगे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी लिंटल की जो थिकनेस है वो। 17 क्वेश्चन कह रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर। तो जो प्लास्टरिंग सरफेस होती है उसमें किसके लिए डिडक्शन नहीं किया जाता है। तो जो हमारी 0.5 स्क्वायर मीटर तक का जो एरिया होता है उसके लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर। तो जो डिडक्शन लेते हैं प्लास्टर में वो 0.5 मीटर स्क्वायर तक के लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। और अगर ये हमारा 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक के बीच में है तो इसमें क्या होता है कि एक साइड का जो डिडक्शन लिया जाएगा। और अगर ये हमारा 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो हम दोनों साइड का डिडक्शन लेंगे और इसका जो जैम्ब रहता है उसको सेपरेटली मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ 1:2:4 कंक्रीटेज। तो 1:2:4 के लिए हमको कंक्रीट तैयार करनी है 100 क्यूबिक मीटर। तो इसके लिए जो हमको सीमेंट की मात्रा है वो कितनी आएगी। तो जब हम सीमेंट की वैल्यू निकालते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो होता है, हम ये मानते हैं कि जो ड्राई वॉल्यूम लगेगा वो हमको 1.5 के समथिंग लगेगा। तो 1.5 इंटू में 1 सीमेंट की मात्रा निकालनी है 1 और अपॉन में हो जाता है हमारा जो भी ग्रेडियंट यूज हो रहे हैं उन सब का योग। तो जो इनका योग करेंगे तो वो 7 हो जाएगा, तो 1.5/7 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा 0.2142। तो 21 के समथिंग जो है हमारा 1 क्यूबिक मीटर के लिए आ जाएगा। तो जब हमको निकालना है 100 क्यूबिक मीटर के लिए तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 21.42 क्यूबिक मीटर। तो 21 के समथिंग जो है ऑप्शन नंबर हमको डी दे रखा है, तो 21 क्यूबिक मीटर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एवर द व्हाइट वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग इज डन on corrugated iron sheet in the estimation the plan area of the sheet is increased by। जब हमारी corrugated iron sheet दे रखी होती है तो उसके लिए जो हमारा एस्टिमेट करते हैं वाइट वॉशिंग या डिस्टेम्परिंग की तो वो हम एरिया को कितना बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम 14% इंक्रीज करके लेते हैं एरिया को। 20 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर देन सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज नाउन एज। तो जब हमारी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सर्टेन प्रॉफिट जो है हम प्लस करके कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रकार के एस्टिमेट को या उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है। तो उस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कह रहा है क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट ए।
तो जब हमारी कंटूर वैल्यू है वो इनर साइड क्या होती हैं, हाई हो रही होती हैं, तो इस प्रकार की जो वैल्यू है वो हमारी क्या प्रदर्शित करती है, यानी कि जो अंदर साइड है उसकी जो वैल्यू है कंटूर की वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारी हिल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ बढ़ रही है तो यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो ये हमारी एक हिल रिप्रेजेंट करेगी। और अगर अंदर की तरफ वैल्यू जो है कंटूर की वो डिक्रीज हो रही है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो वो हमारा डिप्रेशन या फिर वैली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एज, तो जो थियोडोलाइट होता है उसमें लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट जो होती है वो किसके पैरेलल या परपेंडिकुलर होती है, तो वो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल ट्यूनियन होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो लाइन ऑफ साइट है या लाइन ऑफ कॉलिमेशन जिसको बोलते हैं वो हमेशा ट्यूनियन लाइन के या ट्यूनियन एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाउ डज द साइज ऑफ द थियोडोलाइट स्पेसिफाई, जो थियोडोलाइट है वो हम उसका साइज है वो किसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करते हैं, तो उसको लोअर प्लेट द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट, जो डायमीटर रहता है लोअर प्लेट का उसके अकॉर्डिंग हम थियोडोलाइट को स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्वे ऑफ द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन, तो जो हमारा स्लोप करेक्शन होता है उसके लिए हमारा करेक्शन सर्वे में क्या लिया जाता है, तो वो हमेशा हमारा कम्युलेटिव लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्लोप करेक्शन है उसमें हमेशा जो करेक्शन किया जाता है वो हमेशा नेगेटिव किया जाता है। स्लोप करेक्शन फॉर द बेस लाइन ऑलवेज कम्युलेटिव बिकॉज इट प्रिवेंट द ऑक्यूलेशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कंटूर इंटरवल ऑन मैप शीट डिनोट, जो कंटूर इंटरवल होते हैं मैप पर वो हमको क्या दर्शाते हैं, तो जो कंटूर इंटरवल हैं वो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं दो पास पास के कंटूर्स की। तो ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइंस, यानी दो कंटूर लाइन पास की जो होती हैं उनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी कंटूर इंटरवल। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइंस शो द कंटूर इंटरवल वाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो हमारी स्लोप डिफरेंस दिखाती है। तो इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद।